Back student. Now we are going to your second video, chapter number 22, वाक्य तथा पदबंध. योर सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर. हिंदी ग्रामर में बेटा आज हम आपके पाठ 22 यानी पाठ 22 को पढ़ेंगे. इस पाठ का क्या नाम है? वाक्य तथा पदबंध. पदबंध जानते हैं, सेंटेंस एंड फ्रेज. इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सेंटेंस एंड फ्रेज. यानी फ्रेज मतलब पदबंध और वाक्य सेंटेंस आप जानते हो. अब इसको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि क्या होता है वाक्य और क्या होता है पदबंध. देखिए वाक्य क्या होता है बेटा. जैसे वाक्य है, ध्यान से कि पहले तो वाक्य ऐसा होना चाहिए कि आप जानते हैं कि वर्णों को मिला के हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिला के हम क्या बनाते हैं? एक वाक्य बनाते हैं. और वाक्य ऐसा होना चाहिए यानी सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसका कोई सार्थक अर्थ हो. जैसे भारत मेरी मातृभूमि. अब इसको ये नहीं कह सकते कि मातृभूमि है मेरी भारत या मातृभूमि मेरी है भारत. ऐसा नहीं, उल्टा सीधा नहीं. ग्रामर के तरीके भी चलते हैं इसमें. टेलीविज़न मनोरंजन और शिक्षा का साधन है. महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, ठीक प्रकार से ये भी है. तो इसमें देखिए वाक्य, इनमें ये सब कथन स्वयं में पूर्ण भी है, इनकम्प्लीट नहीं है, सब कंप्लीटेड हैं. ओके, कही गई बातें अथवा अर्थ ये दोनों स्पष्ट करती हैं सेंटेंस को. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आधा अधूरा मिल रहा है सेंटेंस से. वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसे पूर्ण अर्थ लेने की शक्ति होती है. देखिए वाक्य क्या होता है? वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह, यानी भारत एक पद है, मेरी एक पद. तो एक पदों का यह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है. यानी पूर्ण अर्थ, भारत मेरी मातृभूमि एक पूर्ण अर्थ है. ठीक है. अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो वाक्य का हो गया बेटा. वाक्य कितने प्रकार के? तो टोटल अगर वाक्य हम देखेंगे तो वाक्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं. एक उद्देश्य और दूसरा क्या होता है? विधेय. उद्देश्य किसे, यानी उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है. तो उद्देश्य और विधेय ध्यान दीजिएगा. उ और वी, यानी उ आ ई में उ पहले आता है और ब बाद में आता है. तो उद्देश्य पहले हो गया और विधेय बाद में हो गया. ठीक है. हिंदी वर्णमाला में उ पहले आता है ना, तो सब्जेक्ट भी पहले आता है, कर्ता भी पहले आता है. सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं. और विधेय यानी ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने होते हैं सब प्रेडिकेट होते हैं. तो प्रेडिकेट बाद में आता है. और अब देखिए वाक्य में जिसके विषय में बातें कही जाती हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता के बारे में. और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं. यानी विधेय उद्देश्य पे आधारित होता है. विधेय तभी बन सकता है जब उद्देश्य हो. ठीक है. अब देखिए वाक्य छोटा या बड़ा हो उसके दो ही अंग हैं, उद्देश्य और विधेय. वाक्य दो ही अंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य और विधेय. प्रत्येक प्राय वाक्य के आरंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है. पहले ही हमने बता दिया इस बात को. उद्देश्य और विधेय, जैसे माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया. अब माँ केवल नहीं होगा बेटा, माँ नहीं, क्योंकि माँ के साथ नहीं. अब अलग अलग आप करोगे तो माँ, फिर उसके बाद करोगे ने बच्चों को, तो गलत हो जाएगा ना. सेंटेंस भी एक होना चाहिए उचित. दीदी कार्यालय से लौट आई, तो दीदी सब्जेक्ट हो गया यानी उद्देश्य और बाकी के सब प्रेडिकेट हो गए. ठीक है. पिताजी सब्जेक्ट, बाकी के सब प्रेडिकेट, विधेय. तो इतनी बातों को आप समझ गए. अब यहाँ देखिए शब्दों के व्यवस्थित क्रम से उपवाक्य तथा उपवाक्यों के संयुक्त रूप से वाक्य बनते हैं. ठीक है. यानी शब्दों के व्यवस्थित क्रम से उपवाक्य बनते हैं. शब्द जब मिलेंगे तो उपवाक्य बनेंगे और उपवाक्यों के संयुक्त रूप यानी बहुत सारे उपवाक्य मिलकर क्या बनेंगे? एक वाक्य बनेंगे. ठीक है बेटा. अब वाक्य के भेद हम देखते हैं. वाक्य के भेद. वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आई नो कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य. देखिए बहुत इजी है, ये भी आपके आगे की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा. इसे अच्छे से आप पढ़िए, वाच करिए. सरल वाक्य किसे कहते हैं? हिंदी इंग्लिश में आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस. जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं. ध्यान देना, सिंगल 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 डिजिट में होगा, यानी एक ही वाक्य होगा और एक ही वाक्य और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं. जैसे गोपाल आया, गोपाल क्या है? उद्देश्य, बाकी के सब आया क्या हो गया? विधेय. रविंद्र ने, उद्देश्य, खाना खाया, विधेय. एक लड़का, उद्देश्य, और चपरासी पहुंच गए. यानी एक लड़का और चपरासी एक साथ लेंगे ना, क्योंकि एक लड़का और चपरासी ये उद्देश्य है. क्योंकि लड़का को हम केवल लेंगे नहीं, क्योंकि एक लड़का और चपरासी यहाँ पे लेंगे बेटा. ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है. अब पहुँच गए क्या होगा? ये विधेय.
आकाश, मोहन और विनोद, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही है। अब यहाँ ये लेके मत चलना कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। देखिए अब इसका, अब इनमें क्या है, एक एक पद है, तीसरे वाक्य में दो, चौथे, परंतु चारों वाक्यों में विधेय एक ही है, ये सब सरल वाक्य। देखिए इसमें तो ये सब है, लेकिन विधेय तो एक ही है ना, यानी एक विधेय के साथ चार सब्जेक्ट आ सकते हैं, उद्देश्य, सॉरी हाँ, चार सब्जेक्ट उद्देश्य आ सकते हैं। तो ये आपको सरल सेंटेंस आ गया। सरल में सरल, सीधे सीधे, सरल में कुछ नहीं कह रहा, बस सिंपल, ना कुछ जोड़ रहा है, बस सिंपल सिंपल पहुंचा दिया कि एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य दो तीन हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही होगा, तभी सरल वाक्य होगा, यानी कहीं ना कहीं एक होगा। अब देखिए संयुक्त वाक्य में, देखिए यानी कंपाउंड, इसमें जोड़ता है बेटा, इसमें जोड़ता है। संयुक्त पहले से ही लग रहा है, संयुक्त यानी जोड़। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक समानाधिकरण वाक्यों, मतलब समान, जिसका अधिकार समान हो, दो या दो से अधिक हों और उनके सभी के समान अधिकार हों, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त। जैसे रविंद्र स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ते। देखिए अब यहाँ पे पहले में क्या था कि रविंद्र स्कूल जाता है, तो सरल सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे सरल को यानी दो सरल सेंटेंस बना सकते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो रविंद्र स्कूल जाता है एक हो गया, और जोड़ रहा है, और लगा दिया, मन लगाकर पढ़ता है, यानी दोनों सेंटेंस कंप्लीट है, मन लगाकर पढ़ना भी रविंद्र, तो दोनों को जोड़ के, दो सरल वाक्य जोड़ के क्या बना दिया, एक कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त सेंटेंस, ठीक है। वह चला गया, परंतु यानी और परंतु जैसे शब्द क्या है, ये संयुक्त वाक्य के सिंबल हैं, ये भी ध्यान रखें ना बेटा, संयुक्त वाक्य के। अब इसमें देखिए, इसमें फिर क्या है, फिर है कि यहाँ पहले वाक्य में रविंद्र स्कूल जाता है, एक सरल वाक्य हमने पहले ही बताया, मन लगाकर पढ़ता है, ये भी दूसरा सरल वाक्य है, दोनों को हमने और के साथ जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य हो गया। तो और क्या है, संयुक्त वाक्य, दोनों में समान अधिकार है, देखिए इसीलिए कहा है, क्योंकि इनमें से कोई भी दूसरे पर आश्रित नहीं है, यहाँ याद रखना है, दूसरे पे आश्रित नहीं, यानी एक दूसरे पे आश्रित दोनों नहीं है, दोनों समान अधिकार है, दोनों स्वतंत्र हैं, वह जाता है मन लगाकर पढ़ता है, दोनों स्वतंत्र हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक पे आश्रित भी नहीं रहना है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर राम पढ़ता तो वह पास हो जाता है, यानी पास होना तब था जब वो आश्रित था कि राम पढ़ता, तब वहाँ पे दूसरा हो जाता है, तब वहाँ पे तीसरा सेंटेंस आएगा। अब देखिए, तो परंतु और ये सब शब्द क्या हैं, संयुक्त वाले शब्द हैं। अब मिश्रित आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। मिश्रित, देखिए आश्रित आ गया है, यानी एक प्रधान हो, बाकी के सब उस पर आश्रित हों, यानी ये सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब पहला वाला आएगा, जाएगा, करेगा, खाएगा, पिएगा, तभी। देखिए कैसे, गोपाल ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। अब गोपाल ने पूछा, पहला सेंटेंस हो गया। अब तुम कहाँ गए थे, ये भी पूछ लिया, यानी तुम कहाँ गए थे पूरी तरीके से सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये तभी कंप्लीट होगा। ये कब कब आया, जब गोपाल ने उससे पूछा, यानी आश्रित हो गया ना, गोपाल प्रधान वाक्य और तुम कहाँ गए थे आश्रित, तो आश्रित गोपाल पे आश्रित है तभी, नहीं तो ऐसे नहीं। अब कि हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है। देखिए तीन सेंटेंस आए हैं इसमें, तीन सरल वाक्य, लेकिन तीन सरल वाक्य में क्या है कि एक पे दो बाकी के डिपेंड हैं। अब ध्यान देना बेटा एक और कि जैसे शब्द जबकि, ये सब मिश्र, यानी जबकि वाले शब्द जो हैं, जबकि ये सब आए, तो ध्यान रखना कि आँख बंद करके मिश्र वाक्य पे टिक लगा दो। की भी ये मिश्र वाक्य हैं, ठीक है। फिर देखिए, ये तो समझ में आ गया बेटा, ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके बारे में आप रहने दीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य टोटल 8 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। विधान बोधक, विधान जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य बोध होता है, मतलब ऐसे वाक्य या ऐसी बात या ऐसे कार्य जिनमें होने या करने का सामान्य बोध हो यथा सूचनाएं हों, उन्हें विधान बोधक कहते हैं, ठीक है। आज हमारे विद्यालय में उत्सव है, देखिए इसमें सूचना दे रहा है, सूचना भी एक तरह से दे रहा है कि आज मेरे विद्यालय में उत्सव है, सूचना दे दिया अगले को कि आप आ सकते हो तो आ सकते हो, डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन बता दिया। उसके बाद होने या करने की भी बात इसमें आ रही है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया, इसमें भी देखिए, इसमें सूचना भी दे रहा है और साथ में क्या हो रहा है, होने की बात भी हो रही है कंप्लीट। तो ये विधान बोधक है, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बेटा पढ़ें, वो तीनों तो हम पढ़ लिए। अब इसमें वो तीनों में से इसको मत लेना कि इस मिश्र में से है, ये तीनों ये
अलग अलग प्रकार के, मतलब 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। अभी वाक्य को बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद विधान बोधक आप जान गए। फिर उसके बाद निषेध यानी निगेटिव, नकारात्मक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों में किसी बात के कार्य, ये जाहिर सी बात है, जहाँ नहीं की बात हो, न की बात हो, मत की बात हो, उसको निषेधवाचक कहते हैं, नकारात्मक। बहुत ईजी, मैं कुछ नहीं कर सका, इस समय वर्षा नहीं हो रही है। आज्ञा बोधक आप जानते हो, जब आज्ञा ली जाए तो वहाँ आज्ञा वाले शब्द होते हैं। जब आज्ञा जैसे शब्द, यानी जिस वाक्य में किसी बात या करने के लिए आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है, उन्हें आज्ञा बोधक शब्द कहते हैं। हिंदी में इंपरेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं, इंग्लिश में इंपरेटिव कहते हैं। यहाँ से चले जाओ, किसी का जी मत दुखाना, अभी मत जाओ। देखिए, यहाँ भी मत है बेटा, ध्यान देना, और यहाँ भी निगेटिव जैसे शब्द है मत, लेकिन यहाँ पे अभी मत जाओ, यानी आदेश दे रहा है कि अभी मत जाओ। ये नहीं कह रहा कि मत जाओ, अरे ये नहीं कह रहा, अभी अभी जाओ भी कह सकता था, और कहता था कि हमें नहीं खाना चाहिए ये, लेकिन हमें तुम्हें हम दोनों को, मतलब क्या, हम दोनों का मत नहीं है कि हम दोनों वहाँ जाएंगे, तो यहाँ भी मत हो गया, लेकिन निगेटिव आया। बट यहाँ पे इंपरेटिव आ गया, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा यह है कि प्रश्न सूचक जैसे शब्द लास्ट में होते हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद आपको क्या डर है कि प्रश्नवाचक से क्या की कहाँ, ये सब जैसे शब्द आते हैं बेटा। विस्मय आदि बोधक हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया। अरे इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा जैसे शब्द जिसमें आए, इनके भाव आए, मतलब इनका भाव निकले, वो विस्मय आदि बोधक होते हैं। और विस्मयादि बोधक के विस्मय आदि बोधक के सिंबल भी है होता है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर बन रहा है तो क्वेश्चन मार्क भी हमको लगा सकते हैं, जैसे कैसा सुंदर है तो कैसा क्या हो गया, ये बेटा क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन अब प्रश्नवाचक यहाँ नहीं लगाना है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि कैसा सुंदर है, क्या भाव निकल रहा है विस्मय आदि बोधक का, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे होता है। इच्छा बोधक सेंटेंस में देखते हैं, इच्छा यानी जहाँ पे इच्छाएँ हों, जिन वाक्यों में व्यक्ति की इच्छा या आशा, शुभकामना, कामना, आशीर्वाद के पद का बोध हो, भाव का बोध हो, उसे इच्छा यानी हमारी विशेष जहाँ पे निकले, इच्छा जैसे से भगवान तुम्हारा कल्याण करे, देखो इसमें भी इच्छा है, पापियों का बेड़ा गर्क हो, इसमें भी इच्छा है कि पापी खत्म हो जाए। तो ये सब शब्द। संदेह बोधक ऐसे शब्द जिसमें संदेह हो, डाउटफुल जैसे शब्द हो, संभावना डाउट की निकलती हो, संदेह की, वो संदेह बोधक होते हैं। जैसे हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, मतलब अभी जरूरी नहीं है, हो सकता है, तो हो सकता है क्या है इसमें, शायद आज वर्षा, शायद हो गया यहाँ पे। अब देखिए शर्त बोधक या संकेत, संकेत भी आना चाहिए। शर्त बोधक, शर्त क्या हो, जिसमें किसी कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता हो, किसी एक, जिन वाक्यों में एक कार्य का होना या न होना किसी दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर होता हो। जैसे यदि वर्षा होती तो अकाल पड़ जाता। अब शर्त लगा रहा है कि अगर वर्षा हो जाती तो अकाल, यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता, मतलब वर्षा हुई इसीलिए अकाल नहीं पड़ा, तो शर्त लगा दिया वर्षा का। यहाँ भी तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता, यानी तुम चलते तभी मैं साथ चलता। तो बेटा ये हो गया। अब उपवाक्य को हम देखते हैं, उपवाक्य क्या है। उपवाक्य किसे कहते हैं, वाक्यों से छोटी इकाई उपवाक्य है, यानी वाक्य से छोटी इकाई, यानी उपवाक्य मिलके क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो जाहिर सी बात है उपवाक्य छोटा हुआ। वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्य का भी हो सकता है, ये भी हम जानते हैं। एक स्वतंत्र उपवाक्य ही सरल उपवाक्य कहा जाता है। अब सरल कब वाक्य होगा, 3 से वाक्य हमने पढ़ा, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो सरल तब होगा जब वो स्वतंत्र है, क्यों, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है वो। उसे अगर हम बांध के रखेंगे स्वतंत्र नहीं हो तो कैसे हो पाएगा। इस दृष्टि से सरल वाक्य और उपवाक्य में कोई भेद नहीं रह जाता, यानी उपवाक्य और सरल वाक्य लगभग सेम है। जैसे मेरी इच्छा थी, एक सरल वाक्य है क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट भी है और स्वतंत्र भी है। अब देखिए एक अन्य उदाहरण दीजिए, देखिए कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि किया गया बेटा, किया गया कि किसका है, मिश्र का है कि संयुक्त का है। देखिए तो यहाँ पे आश्रित भी है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अब यहाँ एक उपवाक्य तो है किंतु इसमें 2 वाक्य, यानी मेरी बड़ी इच्छा थी और मैं डॉक्टर बनूं। यहाँ मैं डॉक्टर बनूं क्या है, आश्रित उपवाक्य, तो ये मिश्र वाक्य न हो जाएगा, की भी आया है तो ये मिश्रित वाक्य है। देखिए लेकिन आपको समझा रहा है कि आश्रित क्या होता है। तो डॉक्टर बनूं क्या है, आश्रित है ना, कि किस पे, कि इच्छा पे। अब देखिए आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पे। तो संज्ञा हम जानते हैं, संज्ञा क्या होता है, आश्रित जो कर्म अथवा पूरक का काम करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, मतलब कर्म या पूरक का। ऐसे उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं और कभी कभी की नहीं भी दिखाई देता है, लेकिन अल्प विराम
यानी अल्प विराम मतलब कॉमा का प्रयोग कर दिया जाता है। अल्प विराम समझ रहे हैं, कॉमा, कॉमा को इंग्लिश में, हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं लिखोगे, अब इसी को काट के कर सकता है तो कि, ठीक है, एक संज्ञा उपवाक्य में किया गया और यह कर्म अथवा पूरक का काम करता है, कर्म का भी, ठीक है। अब देखो, मैंने देखा वह किताब पढ़ रहा, अब इसको ये भी लिख सकते हो कि मैंने देखा कि वह किताब पढ़ रहा था, तो कॉमा हटा के अल्प विराम हटा के, अरे अल्प विराम हटा के की लगा दे, ठीक है बेटा। तो संज्ञा उपवाक्य जैसे शब्द ये होते हैं। फिर विशेषण, विशेषण भी हम जानते ही हैं विशेषण क्या होते हैं। इनमें संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताया जाता है। विशेषण उपवाक्य भी इसे विशेषण उपवाक्य मतलब जिनमें ऐसे उपवाक्य जिनमें मुख्य उपवाक्य में संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रायः जिसे जहाँ जैसा आज से आरंभ होते हैं। मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार, जिसे तो मिश्रित उपवाक्य है, जब विस्तृत आ गया तो आश्रित भी है कि मैं पुरस्कार दिया था, यानी किस पे, उस विद्यार्थी पे, जिसने पुरस्कार दिया था उस विद्यार्थी पे, तो आश्रित भी हो गया, मिश्रित हो गया। लेकिन विशेषण भी तो है बेटा कि पुरस्कार देने का, कि उसको, यानी मैं उस विद्यार्थी को जाने, मुख्य उपवाक्य देखे ये भी होगा, आश्रित इसे बताया गया होगा जिसे पुरस्कार दिया होगा, ये आश्रित है, ठीक है। अब मुख्य उपवाक्य में विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है ना, क्योंकि उसे पुरस्कार मिला था। अब क्रिया करने की बात आ रही है। देखिए, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल, स्थान, रीति, शर्त, कारण जैसे शब्द बताएं, उनकी विशेषता बताएं, वो क्रिया विशेषण होते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। देखो, ये भी सेंटेंस है बेटा। अब इसमें कौन सा सेंटेंस है? सरल, संयुक्त, मिश्र में से कोई एक है। लेकिन इसमें पहले हम क्रिया पढ़ रहे हैं कि किसकी बात हो रही, कि परिश्रम करोगे तब तुम पास होगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तभी तुम पास होगे, यानी आश्रित भी है। तो जाहिर सी बात है मिश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि आश्रित है। और उसमें क्या था, दोनों समान अधिकार थे, दोनों संयुक्त में दोनों फाइनल अलग अलग होते थे लेकिन स्वतंत्र होते थे। तो यदि भी क्या मतलब, कुल मिला के आश्रित, एक प्रधान एक आश्रित, तो ये भी मिश्रित है। लेकिन मिश्रित में क्या है, क्रिया की बात कर रही है, यानी परिश्रम करने की बात कर रही है, इसलिए क्रिया विशेषण है। तो इसको बेटा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, यही चीज़ बताया है जो मैं आपको बताया हूँ, यही चीज़। अब इनमें से कुछ इसमें से चेंज करने के लिए आता है बेटा। कैसे चेंज होता है, देखिए, जैसे अब सरल वाक्य को अगर हमें मिश्रित वाक्य में बनाना है तो देखिए, वीर राम ने रावण को मारा, सीधे सीधे सिंपल सेंटेंस है। और राम जो वीर था रावण को मारा, देखिए आश्रित भी हो गया, जो आया, जो जब आ गया तो ये तो पहले मिश्रित हो गया। लेकिन राम जो वीर था वो रावण को मारा। अब यहाँ हमको बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं करना इस सेंटेंस में कि राम जो कायर, अरे रावण जो कायर था वो राम के हाथों मारा गया, ये सब भी नहीं, कायर नहीं है इसमें, तो कायर इसमें नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। धन के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। देखिए, यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। सेंटेंस भी चेंज हो गया और अर्थ भी वही निकल रहा है, यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है। अब आश्रित लेकिन हो गया यहाँ पे, इसीलिए है। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसको देखिए, सरल को आप संयुक्त में कैसे, कि उसने घर आकर भोजन दिया। अब यहाँ क्या हुआ, घर आया और उसने भोजन दिया। देखिए, दोनों समान हो गए कि वह घर भी आया और उसने भोजन भी दिया, आश्रित भी नहीं है इसमें, ध्यान देना। ठीक है बेटा। तो देखिए, रेखा गाती हुई नीचे नाच रही थी, गाती हुई नाच रही थी, और रेखा गा रही है और नाच रही, देखिए दोनों स्वतंत्र हैं। तो इसी तरीके से बेटा संयुक्त को मिश्र में, संयुक्त को साधारण में, इसी तरीके से आपको चेंज करना है। यहाँ देखिए चेंज किया है कुछ, जैसे दीपा के जाते ही रूपा आ गई, यहाँ है जैसे ही दीपा गई वैसे ही रूपा गई, दीपा गई और रूपा आई। तो एक सेंटेंस को अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है बेटा, हमने ऑलरेडी इसका बता दिया है। पदबंध, देखिए पदबंध फ्रेज क्या होता है। अब दूसरा कि कई पदों के योग से बने हुए ऐसे वाक्यांश, यानी ऐसे वाक्य का अंश जिसमें कई पद हों और जो एक ही पद का कार्य करते हों उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे, इसमें क्या है, अयोध्या के राजा दशरथ में 3 पद हैं। 3 पद कैसे हैं, देखिए, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे, तो प्रतापी राजा, राजा दशरथ, अयोध्या, ये 3 पद हो गए। इनमें मिला के क्या कह रहा, संज्ञा अर्थात कर्ता का काम कर रहे हैं। किसके कर्ता का काम कर रहे हैं, यानी वे मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं, यानी किसके, दशरथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के राजा दशरथ, इसमें कर्ता कौन है, किसके बारे में बात हुई, अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में बात हो रही, तो दशरथ हैं, तो इसलिए संज्ञा का काम कर रहे हैं ये सब। अब पदबंध कई पदों का समूह होता है
जो वाक्य में सार्थक इकाई के रूप में प्रयोग करता है, काम करता है। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए कि पदबंध मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो ठीक उसी प्रकार से काम होगा कि जिन वाक्यों में संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध को संज्ञा, यानी वाक्य में जो संज्ञा पद का काम करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा की भांति हमारी भाषा में संज्ञा पदबंध भी बहुत से मिलते हैं और संज्ञा पद की भांति कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर, जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, तो कहाँ के मार गिराया? लंका के राजा रावण को मार गिराया। देखिए, तो इस तरीके से उपरोक्त वाक्य में ये संज्ञा पदबंध है। क्यों संज्ञा पदबंध है? क्योंकि संज्ञा के साथ ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध को संज्ञा कहते हैं। तो राम ने किसको मारा? लंका के राजा रावण को मारा। ठीक है। सर्वनाम में ठीक इसी प्रकार से जब अनेक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम पद का कार्य करें, अर्थात मुख्य शब्द सर्वनाम ही होता है इसमें, वो भी सर्वनाम पदबंध। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज चुप क्यों बैठे हो? आज मतलब शेर की तरह तुम्हारी बात हो रही है लेकिन तुम शेर की तरह दहाड़ते हो, इसलिए चुप क्यों बैठे हो? विदेश से आए नेताओं में से कुछ हिंदी जानते हैं। देखिए, अब विदेश से आए कुछ नेताओं में से डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली करके सर्वनाम लेके बात किया। पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक, पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक, ये भी, तो ये सब सर्वनाम है। विशेषण में विशेषता बताता है बेटा। इसी प्रकार से क्रिया में भी, जैसे एक एक उदाहरण दे रहे हैं। साहिल के पिता बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी, इसमें देखो विशेषण बता रहा है ना, तो ये सब विशेषण पदबंध हैं। क्रिया में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया की बात हो रही है, यानी फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं, क्रिया। देखिए, इसमें जुड़कर संयुक्त रंजक या सहायक क्रिया, यानी संयुक्त रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं, जिसको आदि जब एक समग्र इकाई बनाते हैं तब उसे क्रिया। जैसे फूलों पर भौरे मंडरा, मतलब क्रिया की बात हो रही है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, सुनाई पड़ रहा है, क्रिया की बात हो रही है। क्रिया विशेषण, जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाए वहाँ क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे हमारा विद्यालय तो हो ही गया, गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त होने के बाद आज खुला है, यानी क्रिया की विशेषता है। मैंने आधी रात तक, यानी ऐसा नहीं कि मैंने आधी रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा जरूर की, लेकिन कब तक? आधी रात तक समय बता रहा है। ठीक है, अधिक, तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। तो बेटा ये बहुत ईजी है। इसमें है कुछ अंतर है कि उपवाक्य पदबंध में क्या अंतर होता है? उपवाक्य भी वाक्यों के समान पदबंध से बनते हैं। देखिए ध्यान से, उपवाक्य भी वाक्यों के समान पदबंध से बनते हैं, यानी वाक्यों के समान ही पदबंध से बनते हैं। उपवाक्य केवल संयुक्त और मिश्र उपवाक्यों में होते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, उपवाक्य केवल संयुक्त और मिश्र में होते हैं, सरल में नहीं, क्योंकि सरल खुद उपवाक्य है। उपवाक्य अपने आप में सरल वाक्य है। हाँ, ये मिल ही गया कि तो पदबंध सभी प्रकार के उपवाक्यों में होते हैं, मतलब पदबंध सभी में होते, तीनों में, सरल से लेकर मिश्र तक। लेकिन उपवाक्य जो है केवल 2 ही में है, संयुक्त और मिश्र में। ठीक है, ये बहुत सिंपल है बेटा, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, फिर देखिए, उपवाक्य में क्रिया रहती है जबकि पदबंध में क्रिया कराना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे उपवाक्य में क्रिया रहती है जबकि पदबंध में क्रिया नहीं रहती। जैसे ज्यों ही गोपाल का भाई सुरेश आया, ये क्या है? एक उपवाक्य है, जबकि गोपाल का भाई सुरेश क्या है? एक पदबंध है। अब ज्यों ही लगा दिया ना, बात तो वही थी, लेकिन बस यहाँ पे लगा दिया क्या? एक उपवाक्य लगा दिया, और यहाँ पे पदबंध। तो बेटा इस प्रकार से आपका ये कोर्स 22 का चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू बेटा।